हालत थी, जिसको आज हम लोग कृषि प्रधान देश बोलते हैं, पहले भी बोलते थे कृषि प्रधान देश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो एरिया है वो गांव है, विलेजेस रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इसलिए हम इसको कृषि प्रधान देश बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी की बात करें उसमें हम बहुत पीछे थे। क्लियर बेटा? तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन और सारी चीजों को, जो कि मैक्सिको और इधर यूएसए वगैरह के साइड में, ऑस्ट्रेलिया के साइड में इधर हो रहा था, और वहां से हमारे स्वामीनाथन जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस चीज को देखा, उसको स्टडी किया और उस चीज को अपने इंडिया में एप्लीकेबल कराया। एंड वो जब आया तो एकदम रेट ऑफ एग्रीकल्चर बिकम वेरी गो वेरी हाई, और उससे प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ी आज। और आज हम लोग ऐसी कंडीशन में है कि वी कैन एक्सपोर्ट। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्रॉप्स को। क्लियर बेटा? तो उन सब चीजों का एक इंट्रोडक्शन हो गया था। नाउ प्लांट ब्रीडिंग को डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? जब हम प्लांट की ब्रीड्स को क्रॉस करा रहे हैं और कंट्रोल में कन्वेंशनल क्रॉस करा रहे हैं, ट्रेडिशनल देख रहे हैं हम कैरेक्टर्स को। ठीक है, अगेन एनिमल्स की ही तरह यहाँ बेसिक्स में होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या चाहते हैं वो हमें क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर। क्या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके की क्रॉप देखना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे लैगिंग किस चीज की है, तो हमें पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे पहले। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर स्पीसीज की ब्रीड्स को, कि इस जैसे गेहूं की ब्रीड करें या राइस की बात करें, तो राइस तुम्हारे महाराष्ट्र का अलग राइस के वेरिएशंस हैं, यूपी में अलग हैं, एमपी में अलग हैं, कुछ ऐसी है बासमती राइस जो कॉमन है। क्लियर बेटा? तो कुछ ऐसा है कि हर जगह के अपने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ की सब राइस हैं, लेकिन वेरिएशंस हैं वहाँ पे। इज इट क्लियर? तो उसमें हम बेटर ब्रीड्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको प्रोड्यूस करेंगे। So plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types and that are better suited for cultivation, give better yields and are disease resistant. तो मेन जो क्राइटेरिया है उसमें हमें एक तो चाहिए कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, प्रोडक्टिविटी रेट हाई हो, और उनको कल्टीवेशन करने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़े, दैट शुड बी वेरी कन्वीनियंट। Conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. अब हमें पता है खेती वगैरह तो ऐसी चीज है कि अनाज हम लोग हजारों साल से खा रहे हैं, जब से ह्यूमन है तब से कुछ ना कुछ वो, जैसे थोड़ा ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा उसके बाद वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन बात अगर ये कहें कि वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैसे करते थे, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए वो क्या देख रहे थे? मॉर्फोलॉजिकल। अब उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो देख तो सकते थे कि अरे ये गेहूं का दाना बड़ा है साइज का, ये गेहूं का दाना छोटा है साइज में, इस पर्टिकुलर खेत में ज्यादा यील्ड आ रही है, इस पर्टिकुलर खेत में कम यील्ड आ रही है। तो वो इस तरीके का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो देख देख के वो वहां से अब उस ईयर का जो रहा होगा, जो उनके प्रोडक्ट है, क्रॉप है, उसमें से उसने टॉप वेराइटीज को देख लिया, निकाल दिया, उसमें से कुछ सीड्स रख दिए एंड नेक्स्ट टाइम उन्हीं सीड्स को फिर उसने यूज किया नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, वो भी सिलेक्शन मेथड हुआ। समझ में आया? ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स back to 9,000 to 11,000 years ago. Many present day crops are the result of domestication. Domestication में लोकल एरिया का एक जो मेथड होगा उसके रिजल्टेंट है। ठीक है। अब इंडिया का एक अलग डोमेस्टिकेशन हो गया, और यूएसए का एक अलग है, ऑस्ट्रेलिया का एक अलग है, यूरोप का एक अलग चल रहा है। तो इस तरीके से सबका एक अपना अपना डोमेस्टिकेशन है। Today, all our major food crops are derived from domesticated varieties. Classical, अब domesticated varieties इसको ऐसे समझो कि wild से create हुई। ठीक है, जो मेन वेराइटीज थी वो वाइल्ड वेराइटीज थी, उसके बाद जैसे जैसे म्यूटेशन आया, वेरिएशंस आ गए, तो वो डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज में कन्वर्ट हो गई और उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स बन गई। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो ट्रेडिशनली है उसमें क्या है,
क्रॉसिंग हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन, जो प्योर कैरेक्टरिस्टिक, प्योर लाइन में जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाह रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक की एक सेल्फिंग करा के सेम लाइन को क्रिएट कर दिया 4 to 5 जनरेशन में, दैट विल कन्वर्ट इनटू प्योर लाइन। ठीक है बेटा, followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield, nutrition, yield भी higher हो, उसकी nutritive value higher हो and resistance to disease, ठीक है, disease resistance भी हो। With advancement in genetics, molecular biology and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetic tools। अब इसमें आपको एक पूरा सिनेरियो ले गया ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ से लेके, और पूरा आपको जो ट्रेडिशनली फिर कन्वेंशनली फिर टेक्नोलॉजिकली जो जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम इल्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं या अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा सिनेरियो, इज इट क्लियर बच्चा? विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, जैसे जैसे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर में हमें सक्सेस मिलती गई, प्लांट ब्रीडिंग मूव कर गया कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल्स, जो कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में एक ग्लिम्स देखा हुआ है। क्लियर है यहाँ? कोई डाउट? If we were list to traits or characters that the breeders have tried to incorporate into plants, the first we would list would be increased crop yield। पहला क्या है कि हमें crop yield होनी चाहिए हायर, क्लियर, एंड इम्प्रूव क्वालिटी। एक तो नंबर, मतलब हम कितना खेती किए, कितना उसमें इनपुट दे दिए, कितने हम बीज में, उसके फर्टिलाइजर में, उस एरिया में, वो सारी चीजें, उसको इरिगेशन करने के लिए उसका मतलब वही पूरा वाटर सप्लाई वगैरह सब मेंटेन करने में हमारी इतना यील्ड, इतना हमारा उसमें इन एक तरीके से इनपुट लग गया। ठीक है, उस इनपुट से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, तभी किसी चीज का प्रॉफिट होगा। तो नंबर्स, ठीक है, नंबर, क्रॉप कितना प्रोड्यूस हुआ, उसकी क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी, एंड क्रॉप के अंदर क्वालिटी क्या है, उस जो प्रोड्यूस क्रॉप है उसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा मेन रहेगा, तो दैट विल बी क्वालिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है नहीं है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दो मेन पॉइंट है जिसको मेंटेन करना है, और अलोंग विद कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो। सबसे जो थर्ड मेन चीज आएगी, क्वालिटी होके ही क्या करेगा, या क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे अगर उस पर कोई चीज अटैक कर रही है और वहां पे डिजीज कॉज हो रहा है। जैसे आयरलैंड में एक बार केस हुआ था कि वहां पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज हुआ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि पूरी पूरी उस एरिया की क्रॉप, पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब उसमें इनपुट तो लगा था बेटा, खेती तो हुई थी, फार्मिंग तो हुई थी वहां पे, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे ही अगर आप रस्ट डिजीज की बात करें, वीट रस्ट डिजीज की, स्मट डिजीज की, तो ये सब डिजीज जब अटैक होते हैं तो पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस। अगर एक प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस होगा तो आपको एक्सटर्नली पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो उससे वो केमिकल फ्री होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके की वेराइटीज को सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके के ब्रीड को सेलेक्ट करेंगे, देन वी कैन परफॉर्म द ब्रीडिंग प्रोसेस इन वेरी कंट्रोल मैनर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू पैथोजन, अब यहाँ पे क्या था, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट, द फर्स्ट वी वुड लिस्ट वुड बी इंक्रीज क्रॉप yield एंड इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज टॉलरेंस। और क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं बेटा? इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कैसा हो गया कि सूखा पड़ गया, जस्ट सपोज सूखा पड़ गया, या थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ नहीं आई है लेकिन थोड़ी ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई तो नहीं बचा पाएंगे, बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन आ गया, सूखा पड़ गया, तो या सॉइल में सैलिनिटी हाई है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को भी डील कर ले। जैसे जस्ट लाइक वो एग्जांपल,
ठीक है, गांव का बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और एक शहर का पैम्पर किया हुआ बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, तो दोनों में डिफरेंसेस रहेगा। क्लियर है बेटा? तो सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ड्रॉट ये इंक्लूड है, देखो टॉलरेंस में, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में, तो ध्यान रखोगे। रेजिस्टेंस टू पैथोजन, कोई वायरस अटैक, फंजाई अटैक एंड बैक्टीरियल अटैक से वो मोर रेजिस्टेंट, एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन अवर लिस्ट टू। तो हमारी ऑब्जेक्टिव बेटा, इस पैराग्राफ को आप एक्सप्लोर करोगे तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकली। एक तो हमें यील्ड देखना है, हाई यील्ड, फिर हमें क्वालिटी देखना है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, फिर हमको ये देखना है कि वो इन्वायरमेंटल टॉलरेंस को शो करे। क्लियर? फिर स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस को डील कर लें, जो इन्वायरमेंट एडवर्स कंडीशन हो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो डील कर। फिर हमें देखना है कि रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। क्लियर? फिर हमें देखना है डिजीज रेजिस्टेंस के साथ इंसेक्ट वगैरह से भी रिलेटेड, डिजीज में ही आ जाएगा वैसे तो, इंसेक्ट, और जितना कम से कम हमें केमिकल यूज करना हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी उनके जीन में हो। ठीक है, और ऑल दिस प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू जीन, सब जीन के एक्सप्रेशन पे ही डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? फास्ट रिप्लाई करो जरा। बेटा रिप्लाई तो करो। नाउ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, उसको ये जो मैंने सारी चीजें बोली इसको स्टेप वाइज हमें देखना है। रोनाल, स्नेहा, वैदे, क्लियर है ये? जानवी, जानवी तुम रत्नागिरी में हो? देखो तुम सब सेंटर पे आओ, ठीक है, एक एक दिन सब एटलीस्ट एक वन डे आओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे देखो और अपने अपडेट दो कि कितना प्रिपेयर है तुम्हारा। मुझे इंटरेक्ट करना है तुम सबसे इंडिविजुअली। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एकदम अटेंटिव वे में सुनो। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट, ठीक है, जब भी आना तो आ जाओ फास्ट। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन अ सिस्टमेटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल कंपनीज। अब हमें पता है कि ये सारी चीजें किसान किसान तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज होंगे, मतलब किसी के थ्रू जाएंगे, तो वो थ्रू थ्रू कौन है? पहले तो वो जो डिस्कवर किए, वो साइंटिस्ट वाला एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो है। फिर उस नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे किसानों तक ये सब चीजें पहुंचे, अवेयरनेस होना चाहिए। उससे हम ऑल ओवर इंडिया क्या करेंगे? क्रॉप फील्ड पे वर्क कर सकते हैं। The plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institutions and commercial companies. The main steps in breeding a new genetic variety of a crop. अब ध्यान से देखो एकदम, पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जिस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के लॉ के लिए वेरिएशन शुड बी देयर, ठीक है, उस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन की इम्पैक्ट में हम वेरी स्टडी कर रहे हैं, या जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये इस एडवर्स कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तो देयर शुड बी वेरिएबिलिटी। जब उनकी पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा तभी वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं कहाँ रिलेट कर रही हूँ? डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे जा रही हूँ। सिलेक्शन तभी होगा जब वहां पे वेरिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो हमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी देखना है। वो किससे रिलेटेड होगा? जेनेटिक वेरिएशन से। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रूट ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। आप कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन या उस कैरेक्टर का कोड कहाँ पे होगा? जीन्स में होगा। क्लियर? In many crop, pre-existing genetic variability is available from wild relative of the crop. अब ये चीज एक माइंड में सेट रखना है बेटा, जो हमें वेरिएशंस है
और जो हमें चीजें एडवर्स कंडीशन में फेस करने के लिए मिलेगी वो मोस्ट ऑफ द वाइल्ड वेराइटीज में मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? Collection and preservation of all the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species, followed by their evaluation for their characteristics, is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population। अब इतनी कहानी को सुनो ध्यान से, समझो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हमने कहा, इसको एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमें गेहूं की खेती करनी है, ठीक। अब गेहूं की खेती के लिए हमें पता नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा गेहूं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, उस जगह के लोकल लोगों से सर्वे करेंगे, उस जगह की लोकल क्रॉप को स्टडी करेंगे, ठीक। अब हम लोकल क्रॉप की, और हम ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि इस क्रॉप में क्या क्वालिटी हमको देखनी है, तो हम वहाँ पे हम एक कलेक्शन किए, तो अलग अलग तरीके की जीन का कलेक्शन हुआ, अलग अलग वैरायटी की गैमेट्स का कलेक्शन, क्योंकि जो भी एक्सप्रेस हुआ है वो इंफॉर्मेशन उनके जीन में है, ठीक है। और जीन में कैसे ट्रांसफर होगा, वो गैमेट के फॉर्मेशन से होता है, तो समझना। तो हमने पूरा एक जर्म प्लास क्रिएट कर लिया, एक कलेक्शन ऑफ जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है सॉरी, ठीक है, एक कलेक्शन हो गया। अब इसी कलेक्शन में से हम देख रहे थे कि कोई साइज में ज्यादा है, कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू में है, किसी को मैचुरेशन में कम टाइम हुआ, किसी का लाइफ स्पैन वही चीज की शॉर्ट थी, तो जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल गया। इस तरीके की हम प्रॉपर्टीज को देख के वहां सेग्रीगेट कर रहे हैं उस जर्म क्लास कलेक्शन में से। नाउ अगर हमने लिया था, समझना, हमने लिया A प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ई, हमारे पास ये 5 वैरायटी आ गई वीट की, ठीक है। ए के वीट की ग्रेन साइज सबसे मैक्सिमम है, ई की ग्रेन, ई का न्यूट्रिटिव वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर देख रहे हैं। बी को टाइम कम लग रहा है, बी का मैचुरेशन टाइम मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है। हम अच्छी क्वालिटी देख रहे हैं ना, तो मैचुरेशन तो मिनिमम होगा, जितनी जल्दी वो मैच्योर होगा उतनी जल्दी उससे इल्ड मिल जाएगी। रुक जा, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी और डी कुछ इंटरमीडिएट ग्रेन साइज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड सी इंटरमीडिएट न्यूट्रिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिसकी ग्रेन साइज हाई हो, मतलब ग्रेन साइज हाई हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हाई हो, और उसको मैचुरेशन टाइम भी कम लग रहा हो, ठीक। अब हम किसके किसके बीच में क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट की। अब ये हमारा जर्म क्लास हो गया, इट इज अ कलेक्शन, ठीक। ये कलेक्शन हो गया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी की क्रॉप्स हमारे पास हैं। इज इट क्लियर? ठीक, अब हम इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें ए में जो प्रॉपर्टी मिली थी कि ग्रेन साइज बड़ी है, ग्रेन साइज बड़ा होगा तो उसमें स्टोरेज फूड ज्यादा होगा, स्टार्च ज्यादा होगा, तो हम उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा ले सकते हैं। क्लियर? फिर हम देख रहे थे कि बी को मैचुरेशन टाइम कम लग रहा है, तो ए के अंदर अगर मैचुरेशन टाइम बी का आ जाए तो वह मजा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ई को क्या प्रॉपर्टी दी थी मैंने कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, ठीक है, वहां स्टार्च है, यहाँ न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है। अब हम चाह रहे हैं ए बी और ई की क्वालिटी सब एक में आ जाए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और या हम ये देख रहे हैं कि अरे हमें तो ग्रेन साइज ज्यादा चाहिए, तो हम इस जर्म क्लास से सिर्फ ए को सेलेक्ट कर लिए, और हम ए को मल्टीपल टाइम रोटेशनल उसका क्रॉप इल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हम न्यूट्रिटिव इल्ड हाई चाह रहे थे, तो हम ई को ले लिया और न्यूट्रिटिव इल्ड वाला गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम अगर उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनको ब्रीड क्रॉसिंग कराना चाह रहे हो, और हम चाह रहे हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हो जाए कि ग्रेन साइज भी हाई मिल जाए और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी रहे, नहीं चलो मैचुरेशन टाइम मिनिमम हो जाए और ग्रेन साइज हाई हो जाए, तो हम ए और बी के बीच में क्रॉस करा देंगे। तो पहले इस कहानी का मतलब सार क्या है कि पहले हमने एक मिक्स पॉपुलेशन की तरह एक मिक्स जीन के प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, स्टडी किया, उसको कल्टीवेट किया, फिर उसके
प्रोडक्ट को स्टडी किया, फिर वहां से हमने सेलेक्ट किया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक वी वांट, उसके अकॉर्डिंग हम आगे जाएंगे। क्लियर, यही सब कहानी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, और ये वेरिएबिलिटी इंड्यूस नहीं की जा रही है, दिस वेरिएबिलिटी शुड बी प्रेजेंट नेचुरली। नेचुरली हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कहाँ होगी, वाइल्ड वेराइटीज में होगी। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आया? तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें क्या हुआ, हमें हमने कलेक्शन किया एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स को, और ताकि उनको एक अच्छे प्रोडक्ट के हम आउटकम्स में यूज कर सकें। क्लियर है? उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, जर्मप्लाज्म। क्या बोल रहे थे हम, द entire collection of plant seeds having all the diverse alleles। अब diverse alleles क्या हो गए, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं तो वहां पे वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन जो हो गए कंट्रास्टिंग फीचर्स को कैरी करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection। वो उसका क्या हो गया, germplasm collection। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम उस germplasm collection को इवेलुएट करें। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पहले में हमने क्या देखा, वेरिएबिलिटी को स्टडी करना था, तो वेरिएबिलिटी शुड बी प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हम जैसे वीट का एग्जांपल लिए तो उस वीट में वेराइटीज प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम वेरिएशंस को स्टडी कर पाए। फर्स्ट पॉइंट। नाउ germplasm कलेक्शन किए, उसके प्रोडक्ट को हमने देखा, अब उस germplasm को हम इवेलुएट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो पेरेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो evaluation and selection of parents, the germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters, to selected plants are multiplied and used in the process of hybridization। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट से, जैसे अभी ए का एग्जांपल था कि ए की साइज हायर थी, बी को हम ले लें कि उसका मैचुरेशन टाइम कम है, हमें इल्ड ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, तो हमने ए और बी को सेलेक्ट कर लिया कि ये अब इस हमारे जो आगे हम प्लांट प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके पापा मम्मी होंगे। ठीक है, इनके बीच में हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड, मल्टीप्लाइड क्या हुआ, उनकी वैरायटी को हम सेल्फिंग मतलब ग्रो करें। ठीक है, एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम उनको हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेरेवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल, प्योर लाइन्स क्रिएट करना पड़ेगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो, और अगर पॉसिबल है तो हम प्योर लाइन, ताकि वो जो कैरेक्टर्स हम चाह रहे हैं वो कैरेक्टर उसमें एज इट इज रिटेन रहे। ठीक है, सेग्रीगेशन ना आ पाए, बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेटेड दूसरे और कैरेक्टर्स उसमें मिक्स होंगे तो वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो सब वर्क करने लगेंगे। इज इट क्लियर? इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, हमने पहले सिर्फ एक ग्रुप देखा, नंबर ऑफ प्लांट्स देखे, उसी एक स्पीसीज की एक क्रॉप के हम वैरायटीज देख रहे हैं, वैरायटीज में हम देख रहे हैं कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, एंड जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ब्रीड को सेलेक्ट करनी है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट तक क्लियर? बेटा फास्ट थोड़ा रिप्लाई करो। क्लियर है? नाउ क्या रहेगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। अब जब हमने पेरेंट मम्मी पापा सेलेक्ट कर लिए तो उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना होगा और उसको कहेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, और वो प्लांट क्या है, पेरेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोटीन क्वालिटी, अभी देखो बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर फोकस करना। अभी तो मैंने कहानी सुना दी,
हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंस। क्या फीचर लिए? फर्स्ट इज उसके क्रॉप में प्रोटीन की क्वालिटी हाई होगी, ठीक है, कोई डाउट? दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लेना है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, उस पे पर्टिकुलर जो डिजीज हम देख रहे हैं कि उस एरिया में हो रही थी और उसकी वजह से क्रॉप खत्म हो रही थी, तो उसकी कोई वाइल्ड वैरायटी हमने सेलेक्ट की जो उस डिजीज से इनबिल्ट रेजिस्टेंस को शो कर रहा हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी देख लिए फ्रॉम अनदर पेरेंट। तो पहले पेरेंट में क्या है? प्रोटीन क्वालिटी हाई है। दूसरे पेरेंट में क्या प्रॉपर्टी है? वो डिजीज रेजिस्टेंस है। तो दो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है बेटा। तो इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन तक आ गए हम। दिस इज पॉसिबल by cross hybridizing the two parents to produce hybrids that genetically combine the desired characters in one plant. अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योरिटी, श्योरिटी नहीं दिया है, पॉसिबिलिटी है। दिस इज ऑल अबाउट द बाई चांस फिनोमेना। जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, ये पूरा का पूरा बाई चांस फिनोमेना होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग, और ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिया ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो वहां पे जनरेट होगी उस वन प्लांट के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parent। अब हमें पता है ये कहानी सब जहां पे भी हम फ्रूट क्रॉप की बात करें ये सारी कहानी कौन से डिवीजन की हो रही है? एंजियोस्पर्म की, ठीक है। और एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी वहां पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग, ओव्यूल का पूरा डेवलपमेंट, मैचुरेशन, उसके बाद पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। तो ये एक पूरी लंबी चौड़ी अच्छी खासी प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के लिए, और वो भी बाई चांस फिनोमेना देखना है, रिजल्ट जो होगा वो बाई चांस होगा। तो ये क्या है? पूरा पेशेंस वाला काम हो गया और टाइम टेकन प्रोसेस है एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज टू स्पीसीज। This is very time consuming and tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flowers। इसमें आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Selected as female parent in chapter 2 details on how make crosses have been described। Also, it is not necessary that the hybrids to combine the desirable characters। It is not necessary, ठीक, कि हाइब्रिड में ये सारे डिजायरेबल कैरेक्टर आ जाएं। यूजुअली ओनली वन इन फ्यू 100 to 1000। जब हम ऐसा मल्टीपल टाइम्स करते हैं, 100 to 1000 टाइम्स, जो ये वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उधर और लखनऊ में एक है, एक बनारस की साइड में, उसको हमने बीएससी थर्ड ईयर में, मतलब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में विजिट किया था। तो कई एकड़ में वो एरिया है और वहाँ पे इस तरीके के रिसर्च होते हैं। तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन करके जब, अब ये पूरे प्रोसेस को आपको नेचुरली वेट करना है, ऐसा तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और ये कैरेक्टर चाहिए ये कैरेक्टर चाहिए, टच किया दोनों प्लस किया और आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरा नेचुरल प्रोसेस का हमें वेट करना है और उस वेट का जो रिजल्ट आएगा उसको स्टडी करना है। एंड देयर इज नॉट 100% श्योरिटी कि जो आपने डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए इतना माथापच्ची किया वो आपको मिल जाए। क्लियर बेटा? तो also it is not necessary that the hybrid to combine the desirable characters। Usually only one in few hundred to 1000 process shows the desirable combination। अब हमारे मेंडल जी ने जब इतने साल काम किए और उसके बाद उनको रिजल्ट मिला, तो वही पेशेंस से ही साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो अब एक अगर हमें प्लांट मिल गया हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का, मतलब अब उसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा और अब उसकी जब क्रॉसिंग कराएंगे, देयर इज मैक्सिमम चांस कि वो दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर्स अब आके इनहेरिट हो। इज इट क्लियर? ठीक है, सो रहे हो क्या सब? रिप्लाई तो करो, समझ में आ रहा है? अंकिता, अनुष्का, जानवी, खुशी, सरोज, श्रुति, श्वेता, स्नेहा, तहरीम, वैदेही, जियाद। आप फिर क्लास अटेंड करें।
बोल बोला। बेटा तुम लोग को सबको सेंटर पे आना है 8 से 5। ठीक है, अपना एकदम बढ़िया 2 टाइम का टिफिन लेके पैक करके आ जाओ, पढ़ो और अपडेट दो कि कितना प्रिपेयर हो चुका है, क्या स्टेज चल रहा है, थोड़ा एक इंटरेक्शन करो। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं जो क्लास में नहीं दिख रहा, तो तुम लोग भी आओ, बैठो, करो, इंटरेक्शन करो, एटलीस्ट अपडेट अपडेट करो कि कितना प्रिपेयर है, क्या स्टेज है तुम लोग का। तो सभी आओ यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर बेटा? नाउ क्या था बोला था, हाँ, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड। जो नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए उसमें हम सिलेक्शन लेंगे कि किसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए। दोज प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, उसी को तो सेलेक्ट करना है ना। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। यहाँ पे आपको ऐसे लेमैन की तरह आप नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं, आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या प्रोजेनी में आए वो कैरेक्टर, और उसके बाद आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि किस जीन में वेरिएशन, किस जीनोम स्टडी होती है अगर उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो क्योंकि वो हमें एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला मिल गया, तो अब हम उसको सेव करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, जैसे एक कहानी में सुने होंगे शायद छोटे पे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, तो उसको बचा के रखना था। ठीक है, उस राजा या जिसने भी पाला था उसने सोचा हम एक दिन में ही मार के सारे अंडे निकाल लेते हैं, तो मुर्गी मर जाती है। उसी तरीके से ऐसे प्लांट अगर ऐसी कोई हमें ब्रीड मिली है हाइब्रिडाइजेशन से, तो उसको हम जेनेटिक स्टडी करके उसके जीनोम को स्टडी करके उसको प्रिजर्व कर लेते हैं एंड उसकी मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करते रहते हैं। This step yield plants that are superior to both of the parent। और हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऐसा ही होगा कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट की कंबाइन करके वो बच्चा बेचारा अच्छे से बना हुआ है। Both of the parents very often more than one superior progeny plant may become available। हो सकता है एक से ज्यादा सुपीरियर प्रोजेनी मिल जाए, तो आप वहां पे उसको स्टडी करके उसको फिर फर्दर यूज के लिए ले सकते हो। These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity। पॉलिनेशन अगर सेल्फिंग होगा तो वो क्या करेगा, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक, सेम एज इनब्रीडिंग, वही बात हुई ना बेटा ये। तो यूनिफॉर्मिटी तक आ गया, अब उसको हम ले सकते हैं सो दैट द कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी। अब नेक्स्ट जनरेशन में ये एक तरीके के प्योर लाइंस हो गए, अब यहाँ सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉप तक हम पहुंच चुके हैं। अब डिप्रेशन आने लगेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला फिनोमेना आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट तक क्लियर है सबको? नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। अरे अब इतना सारा मेहनत करके कुछ बनाया है, क्रॉप यील्ड आई तो उसको टेस्ट करना है, रिलीज उसको टेस्ट करके पैकेजिंग वगैरह करके कमर्शियली उससे पैसे कमाने हैं। ठीक है बेटा, the newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance, etc. Extra, this evaluation is done by growing these in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application। ठीक, बहुत ज्यादा हमें ऐसा कोई इनके ऊपर जैसे बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह यूज ना करना हो, तो एक जो रेंज होता है ना आइडियल फर्टिलाइजर, उसी एप्लीकेशन को यूज करके इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह की टेक्निक यूज करके एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज करके हम यील्ड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। Clear? This evaluation is done by growing these in the research field that recording their performance under एक ऐसे, हमेशा नहीं कि दाना बीज डाल के हम भूल जाना है और क्रॉप के होने का वेट करना है, वहां पे प्रॉपर
इसको मेंटेन किया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि एक आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, एक आइडियल इरिगेशन एंड अदर प्रैक्टिसेस जो क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी चीज में उसका कल्टीवेशन हो, वो प्रोड्यूस्ड हो एंड उसके बाद उसको कमर्शलाइज यूज के लिए यूज किया जाए।